नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के चैप्टर संख्या 2 के बारे में। यूनिट नंबर 1 की क्लास चल रही थी। आप लोगों ने पहले चैप्टर को बहुत ही बारीकी के साथ समझा था, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास का परिचय, संस्कृति और परंपरा को बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाया था। आपको बता दूं कि जब आप बीए में पढ़ते हैं और इतिहास सब्जेक्ट आप पढ़ने के मन बनाते हैं, तो इतिहास में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं बेसिकली। इतिहास कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास एक है केवल इतिहास और एक है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। तो 2 विषय आपको इतिहास में पढ़ने पड़ते हैं। एक एंशिएंट हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो वो अलग सब्जेक्ट है, और एक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अलग सब्जेक्ट है। तो ये हिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री वाला, उसके बारे में बता रहा हूं। एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, उसको भी बारे में लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है। उसके भी लेक्चर जल्द ही आएंगे। ये केवल हिस्ट्री वालों के लिए, यानी केवल आप हिस्ट्री बोलो या मध्यकालीन इतिहास बोलो, बात एक ही है। मेडिवल हिस्ट्री या हिस्ट्री ये है। एंशिएंट हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी वो आपका अलग पोर्शन है, अलग सब्जेक्ट है। तो दोनों के बारे में मैं पढ़ाता हूं। वैसे दोनों ही नहीं, बल्कि बीए के सारे सब्जेक्ट की तैयारी शुक्ला जी पॉइंट के माध्यम से होती है। तो पहली क्लास हो चुकी है, इससे पहले सिलेबस डिस्कशन हो चुका है। यह दूसरी क्लास है, यानी कि चैप्टर संख्या 2। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे क्या, ये प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर क्लास नवीनतम बैच 2026-27 का प्रारंभ हो चुका है। प्रश्न पत्र का नाम है प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक आपको पढ़ना है, यानी टिल, यानी आप समझ सकते हैं कि एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग टू 1206 यानी कि 1206 एडी एनो डोमिनी। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आपको यहां तक पढ़ना है 1206 तक की, 1206 ईस्वी तक का इतिहास। 1206 ईस्वी क्यों हम बताते हैं, चूंकि ये 1206 ईस्वी में क्या होता है, जो एक मुस्लिम आक्रांता है बेसिकली, यानी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है, वहां से लेकर के मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन तुगल, मतलब की क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक तक आप देखते हैं, यहां तक हमको पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस तरीके दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी, यहां तक आपको पढ़ना है। तो लेकिन उससे पहले हमको शुरुआत से इतिहास को पढ़ना है, संक्षिप्त परिचय समझना है। तो चैप्टर संख्या 2 में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहासकार। आपको अध्याय संख्या 2 में क्या पढ़ना है, हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत के कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने प्राचीन भारत पर काम किया है। भारत के ऐसे इतिहासकार जिन्होंने प्राचीन भारत पर काम किया है, और उनको अगर हम पढ़ते हैं तो उनसे हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उनके बारे में हम विस्तार से आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। इसमें तमाम सारे होंगे, जैसे कि आपके इतिहासकारों में अगर मैं बताऊं आपको तो तमाम सारे इतिहास, जैसे कि आपके कल्हड़ हो गए, जिन्होंने राज तरंगड़ी नाम की पुस्तक लिखी। भारत के पहले वैज्ञानिक इतिहासकार या तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करने की पहली जो पुस्तक आती कल्हड़ की, राज तरंगड़ी, वही है। राज तरंगड़ी में राजाओं का, राज तरंगड़ी का अर्थ होता है राजाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। कश्मीर के राजा ही या उत्तर भारत के राजाओं का वर्णन किया गया बहुत ही बारीकी के साथ कल्हड़ की राज तरंगड़ी में। कश्मीर के रहने वाले थे ये कल्हड़। तो कल इन्हीं सबका परिचय हमको समझना है, कल्हड़ के बारे में जानना है, फिर उसके बाद में बीडी सावरकर के बारे में जानना है, फिर उसके पहले आरसी मजूमदार के बारे में जानना है। ऐसे 5-6 इतिहासकार हैं जिनके बारे में समझना है। तो प्रयास यही रहेगा कि ये आज एक ही वीडियो के माध्यम से जो है सभी इतिहासकारों को मैं आपको बता दूं, समझा दूं, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, जिस तरीके से जो है लेक्चर्स में आते हैं, आप लोग जुड़ते हैं, उसी हिसाब से आगे पढ़ाया जाएगा। देखिए कल्हड़, कल्हड़ के परिचय की बात किया तो 12वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि हैं और इतिहासकार हैं। इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने जो भी लिखा वो सत्य लिखा, तथ्यों के हिसाब से लिखा। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिताजी का नाम था चंपक, जो कश्मीर के राजा हरस के दरबार में मंत्री रहा करते थे। कल्हड़ की अगर बात की जाए तो कल्हड़ ने अपना जीवन कश्मीर के राज दरबार और विद्वानों की सत्संगति में बिताया था, जिससे उन्हें राजनीति, प्रशासन, युद्ध और समाज की गहरी समझ हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने अपना सारा जीवन इन्हीं सब में बिता दिया था, सत्संग मतलब कि लोगों के बीच में, विद्वानों के बीच में, और साथ ही साथ में राजा महाराजाओं के दरबार में। तो उनको उसकी मूलभूत समझ हो चुकी थी कि किस तरीके से शासन चलता है या किस तरीके से जो है चीजें होती हैं राज दरबार में। वे संस्कृत के बड़े विद्वान आदमी थे, पुराने ग्रंथों के अध्ययन में निपुण थे, हर एक मतलब कि पुराने ग्रंथों को पढ़ा लिखा करते थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है राज तरंगड़ी, जो कि बड़ी फेमस है, एक अमूल्य निधि है भारतीय इतिहासकारों के लिए, नवीन इतिहासकारों के लिए, क्योंकि एक
तथ्यात्मकता यहाँ से ले सकते हैं। मतलब कि भारत के पहले इतिहासकार जिन्होंने एक एक तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया राजाओं का, एक सिस्टमेटिकल, एक जो है व्यवस्थित क्रम में अध्ययन किया, जिसे भारतीय इतिहास की पहली व्यवस्थित और कालक्रमिक पुस्तक कही जाती है या रचना मानी जाती है। तो ये विद्वान ये है। इनके इतिहास के लेखन की प्रविधि, तो इनका परिचय ये होगा कि भाई ये क्या थे, कल्हड़ क्या थे, कश्मीर के निवासी थे। पूरा डिटेल्स जानकारी मैंने इनके बारे में बताया। इतिहास लेखन की प्रविधि इनकी देखिए, मेथड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, यानी ये कैसे लिखते थे, इतिहास कैसे लिखा इन्होंने, इनकी प्रविधि क्या थी, क्या मेथड था इतिहास लिखने का। पहला मेथड देखिए, सबसे पहली बात काल क्रमिक पद्धति का प्रयोग करते हैं ये, यानी घटनाओं को समय के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जो घटना जिस समय में हुई है उस हिसाब से पहले जो घटना हुई उसको पहले लिखते हैं, जो घटना बाद में हुई उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है। स्रोतों का प्रयोग, कई सारे स्रोत, यानी जब भी कोई चीज लिखते हैं तो स्रोत के साथ, प्रमाण के साथ उसको पुष्ट करते हैं। जैसे कि प्राचीन ग्रंथ जैसे नील मत पुराण और पुरानी राजतरंगणियां, शिलालेख और स्मारक को देख करके, सुन करके उससे निष्कर्ष निकला, उसके हिसाब से लिखे। वंशावलियां भी इन्होंने लिखी है। लोक कथाएं और मौखिक परंपराओं पर भी अपना जो है दृष्टिकोण डाला है, अपना फोकस किया है। ये है इनका मेथड। इसके अलावा तथ्य और कल्पना का संतुलन करते हैं, घटनाओं को साहित्यिक सुंदरता के साथ जोड़ने के साथ साथ ऐतिहासिक तथ्यों को प्राथमिकता देते हैं। ऐतिहासिक तथ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो साहित्यिक शैली है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ आलोचनात्मक दृष्टि इनकी, केवल प्रशंसा नहीं करते राजा महाराजाओं की, बल्कि दोषों और गलतियों का भी स्पष्ट उल्लेख करते हैं। अगर कोई शासक में, किसी राजा में कोई दोष है, कोई गलती, तो उस गलती को भी बिना डरे ये लिखते हैं। अरे तथ्यों का स्पष्ट के साथ और एक निष्पक्षता के साथ वर्णन करना अगर देखना है तो आप कल्हड़ को देख सकते हैं, पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ऐसा किया। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक चित्रण, राजनीति के साथ साथ इन्होंने धर्म के बारे में अच्छा लिखा है, रीति रिवाज कैसे हुआ करते थे उसके बारे में लिखा है, अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी उस राज्य की उसके बारे में लिखा, और समाज के क्या कार्य थे उसके बारे में भी बढ़िया तरीके से बताया। समाज की क्या था उस समय, समाज कैसा था, धर्म कैसा था, संस्कृति सभ्यता रीति रिवाज किस तरीके से फॉलो होते थे, सब कुछ इन्होंने अपनी पुस्तकों में मेंशन किया है, उस राज्य का, जिस राजा के बारे में बताया। तो ये इनके कुछ जो है इतिहास लेखन के मेथड थे। प्रमुख तथ्य इन्होंने जो फैक्ट, जो इनके की पॉइंट्स है उसको समझते हैं इन्होंने क्या क्या और किया। जैसे इनकी रचना की अगर बात किया तो रचना इनकी है राजतरंगणी। राजतरंगणी का अर्थ होता है राजाओं की धारा या नदी। ठीक है, राजाओं की धारा या सिस्टम से राजाओं के बारे में वर्णन लिखा है। संस्कृत भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया है, 8 तरंगों में बटी हुई है, इसलिए इसको तरंगणी कहा जाता है। तरंगणी माने चैप्टर्स कह सकते हैं। ठीक है, तरंग यानी कि तरंग माने चैप्टर, वेब्स अंग्रेजी में कहते हैं उसको, लेकिन तरंग माने यहाँ पर चैप्टर से होगा, यानी कि अध्याय संख्या। जैसे कि रामायण किसमें बटा हुआ है, रामायण कांड में बटा हुआ है, तो कांड एक चैप्टर टाइप का मान सकते हैं। जैसे कि महाभारत पर्वों में बटा हुआ है, तो वो आप पर्व भी एक चैप्टर के रूप में मान सकते हैं। जैसे कि कामायनी महाकाव्य जो है वो सर्गों में बटा हुआ है, 15 सर्गों में, तो सर्ग भी एक कांड के रूप में, यानी कि एक अध्याय के रूप में है। ऐसे ही राज तरंगणी जो कल्हड़ की है वो तरंगों में बटी हुई, तो 8 तरंगों में बटी हुई है। इस तरीके से तरंग, कांड, अध्याय, पर्व, सर्ग, ये सब एक प्रकार से क्या है, चैप्टर्स या अध्याय के नाम ही। काल सीमा, राजा गोनंद यानी प्राचीन काल से लेकर के राजा जयसिंह जो 12वीं शताब्दी तक रहते हैं उन तक इन्होंने अपने पुस्तक में इन सभी राजाओं का कालक्रम व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है। कल्हड़ स्वयं राजा जयसिंह के समय जीवित थे, और जब तक जीवित थे तो उन्होंने पूरा इतिहास लिखा। यह कृति कश्मीर के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण लिखित स्रोत माना जाता है, जो कि लिखा है और जिसको पढ़ करके हम उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। कुछ विशेषताएं अगर देखें इनकी, तो शुक्ला पॉइंट के अनुसार तैयार की गई आपके लिए, ताकि परीक्षा में आप लिख पाए। पहली बात, भारतीय इतिहास का पहला प्रमाणिक क्षेत्रीय इतिहास यही माना जाता है। साथ ही साथ में आप देखेंगे राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का संतुलित चित्रण भी प्रस्तुत करता है। घटनाओं का स्रोत और तिथि के साथ उल्लेख करता है राजतरंगणी में कल्हड़। निष्पक्ष और आलोचनात्मक लेखन शैली इसकी रहती है, इसके लिए फेमस है। साथ ही साथ में ऐतिहासिक तथ्यों में साहित्यिक सुंदरता का भी अद्भुत मेल करता है, यानी कि साहित्यिक सुंदरता के साथ साथ ऐतिहासिक तथ्यों पर सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये रहा कल्हड़ की राजतरंगणी, कुछ फीचर्स जो मैंने आपको बताए। कंक्लूजन लिख सकते हैं इनके बारे में, कल्हड़ के बारे में लिखिए। देखिए, कल्हड़ जो थे भारतीय इतिहास का फादर ऑफ रीजनल हिस्ट्री कहा जा सकता है, रीजनल हिस्ट्री के जन्मदाता कह सकते हैं इनको, चूंकि इन्होंने, कल्हड़ ने राजतरंगणी में जो लिखा, कश्मीर के राजाओं का जो व्यवस्थित क्रम लिखा वो जबरदस्त था। इसी वजह से इनको फादर ऑफ रीजनल हिस्ट्री कह सकते हैं, भारतीय इतिहास का फादर है, जनक।
राजतरंगिणी ने सिद्ध किया कि भारतीय इतिहासकार भी शोधपूर्ण, व्यवस्थित और निष्पक्ष इतिहास लिख सकते हैं, केवल विदेशी नहीं लिख सकते। अगली बात, यह कृति न केवल कश्मीर बल्कि पूरे भारत के इतिहास की अमूल्य धरोहर के रूप में मानी जाती है। साथ ही साथ में आज भी यह कृति इतिहासकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, यानी एक मोटिवेशनल का काम करती है, और कश्मीर के अतीत को जानने का सबसे विश्वसनीय माध्यम जो रहा है वो यही रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगले दूसरे विद्वान है अपने, उनका नाम है राजेंद्र चंद्र मजूमदार। इनको शॉर्ट फॉर्म में आरसी मजूमदार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आरसी मजूमदार। ध्यान रखिएगा इनका नाम, क्या नाम है? आरसी मजूमदार। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी, ये भी एक इतिहासकार है। और जैसे हमने कल्हड़ के बारे में समझा, ऐसे ही हम आरसी मजूमदार के बारे में भी समझेंगे, ऐसे बीडी सावरकर के बारे में समझेंगे, ऐसे हम चर्चा करते रहेंगे। आप सभी लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने सरल नोट्स तैयार किया। ये सब नोट्स आपको मिलने वाले हैं, आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, परिचय समझते हैं आरसी मजूमदार का। ठीक है, राजेंद्र चंद्र मजूमदार यानी आरसी मजूमदार का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। ये भारत के प्रमुख इतिहासकारों में से एक थे, जिन्होंने प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास पर गहन अध्ययन किया है, इसीलिए इनको हमको पढ़ना है। इनका निधन 1980 में हो गया था, 1888 में जन्म और 1980 में मृत्यु। मजूमदार ने भारतीय इतिहास की लेखन शैली में नई विधि और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। ठीक है, नई विधि का प्रयोग किया, नई लेखन शैली का प्रयोग किया और एक नया पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाया लोगों को। आरसी मजूमदार इतिहास के साथ साथ संस्कृति, साहित्य और अर्थशास्त्र के भी अच्छे जानकार थे। ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इनकी प्रविधि को समझने से पहले हम आपको एक चीज बताने का प्रयास करेंगे कि अगर आपको इन सभी के ये सब पीडीएफ प्राप्त करना है या हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है तो आप जुड़ सकते हैं मात्र 100 रुपए खर्च करके 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। आपके लिए व्यवस्था क्या की गई बेटा? आपके लिए व्यवस्था की गई है, बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था है आपके लिए। अपना नाम एसएमएस कीजिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के नेम जो भी आपके हो, इसके अलावा अपने सेमेस्टर के नेम। आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। इसके लिए आपके लिए व्यवस्था क्या की गई है, आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा करनी। कितने रुपए? केवल 100 रुपए आपको फीस जमा कर देनी है। जैसे ही आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी बेटा? फीस कैसे जमा करनी है? आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे यानी क्यूआर कोड, इसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन माध्यम नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। जैसे आप चाउमीन समोसा खाने जाते हैं मार्केट में, आप एक स्कैनर होता है उस पर स्कैन करके फीस मतलब की जो पेमेंट कर देते हैं, ऐसे ही एक स्कैनर होगा, उसी स्कैनर पर आपको पेमेंट कर देना होगा। तुरंत आपका पेमेंट जैसे आएगा आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजेंगे, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहां पर आपको सब सारी क्लास लाइव फॉर्म में जो होंगी वो मिलेंगी, लाइव हो जाएगी, उसके बाद में भी वो वीडियोस आपको मिलेगी चलेगी। ठीक है, यानी लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगा। परीक्षा के अंतिम दिनों के लिए आपके लिए पीडीएफ की व्यवस्था। इसके अलावा एमसीक्यूज टाइप के मॉडल पेपर, लिखित टाइप के मॉडल पेपर से अलग की व्यवस्था इसकी, जो परीक्षा में आ सकते हैं, क्वेश्चन पिछले 3 वर्षों में जो पूछे गए हैं उनकी पूरी व्यवस्था के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साल फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव लिखित, दोनों टाइप के। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलने वाली है। जो भी मिलेगा वो एकदम से इंपॉर्टेंट मिलेगा, परीक्षा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आगे चल करके आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ का पेपर देंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास उसमें जैसे आप यूपीएससी की तैयारी या फिर जितने भी सरकारी नौकरी एसएससी से लेकर के रेलवे, ग्रुप डी, जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सब चीजें आपको उसमें भी पूछी जाती हैं। तो आप चीजों को जाने रहेंगे तो एक आपके पास एक विस्तार होगा चीजों को समझने का या और आगे लिखने का। ठीक है, तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, पाटेश्वरी बल्लामपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजी प्यारे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुमारी सहारनपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी प्यारे बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय। ठीक है, ऐसे ही आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, सारे विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है। तो कहीं पर आप लखनऊ विश्वविद्यालय, बिहार के सारे विश्वविद्यालय, राजस्थान के विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके अलावा आपका उत्तराखंड के विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय जहां पर भी हिंदी समझी आती है और इतिहास आपको पढ़ना है, उस इतिहास में आपको चीजें पढ़नी पड़ती है, बात आप ध्यान रखेंगे। कहीं पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है।
आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ऑब्जेक्टिव, लिखित, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है, तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट का नहीं, बल्कि आपके तीनों चारों सब्जेक्ट का। ऐसे मान लेते हैं आप सब्जेक्ट जो आपको, इसलिए मैंने बोला सब्जेक्ट्स बताइए। सब्जेक्ट्स यानी कि यस लिखा है यहाँ पर, यानी 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट। इन तीनों चारों यानी 5 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। इन पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए व्यवस्थित किया जा रहा है। तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए, देर मत कीजिए, ठीक है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको जुड़ना हो तभी एसएमएस कीजिएगा, बिना मतलब कि आप एसएमएस मत कीजिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान, अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। केवल 100 रुपए फीस, इतनी सस्ती फीस रखी गई, तो आपको जुड़ना है तो ही एसएमएस कीजिएगा, ठीक है। चूंकि इसमें बहुत ज्यादा एसएमएस हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो आप ऐसा एसएमएस कीजिए जिससे क्या हो कि आपको जुड़ना हो, तुरंत एसएमएस कीजिए, आपके पास स्कैनर भेजेंगे। आप फीस नहीं जमा कर पाते तो आप किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हो। आपके घर में कोई भी चलाता होगा ऑनलाइन, या किसी बाहर से, किसी दूसरे से, किसी दोस्त मित्र, हित मित्र से जो भी चलाते होंगे, वैसे आसपास तो सभी लोग चलाते हैं आजकल, तो आप उनसे भिजवा दीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और सब कुछ क्लासेस आपको मिलती रहेगी। चलिए, आरसी मजूमदार के बारे में, इनकी लेखन प्रविधि के बारे में हम समझते हैं। आरसी मजूमदार की अगर बात करें बाबू, मजूमदार का इतिहास लेखन विस्तृत और गहन शोध पर आधारित था। वो इतिहासकार को केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं रखते थे, बल्कि समाज, संस्कृति, धर्म, अर्थव्यवस्था आदि को भी इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। केवल राजाओं के युद्ध को नहीं लिखते थे कि राजा ने युद्ध लड़ा या युद्ध जीता, वो लिखते थे उस राज्य में समाज कैसा था, उस राज्य में संस्कृति कैसी थी, धर्म कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये सब ये लिखते थे। इसके अलावा उन्होंने प्राचीन स्रोतों का गहन अध्ययन किया और उनका समालोचनात्मक मूल्यांकन भी किया, ठीक है। इसके अलावा मजूमदार ने इतिहास को तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने पर जोर दिया। इतिहास बेसिकली, अगर इतिहास में तथ्य ना हो ना बेटा, फैक्ट ना हो, तो इतिहास का कोई मतलब ना हो। इतिहास में निष्पक्षता ना हो तो इतिहास को कोई मतलब नहीं रहेगा इतिहास का। इनकी शैली, आरसी मजूमदार की शैली सुसंगत है, यानी ठीक ठाक है, जैसा होना चाहिए वैसा है, और स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। इससे इतिहास पढ़ने वालों को आसानी होती है और समझने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, तो इनकी शैली बिल्कुल ठीक ठाक है। कुछ प्रमुख तथ्य इनके बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो तथ्य आप ध्यान से देखिएगा। मजूमदार ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिनमें से एन जो है एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया बड़ी फेमस ग्रंथ है। वे भारतीय इतिहास के प्रमुख विश्वविद्यालयों में शिक्षक भी रहे हैं। उनका कार्य मुख्य रूप से प्राचीन और मध्यकालीन भारत पर केंद्रित था। मजूमदार के लेखन ने भारतीय इतिहास अध्ययन को एक नई दिशा दी थी, ठीक है, और एक नया जुनून और नया उमंग दिया था। विशेषताएं इनके बारे में, अगर इनकी विशेषताएं लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप सभी लोग। आरसी मजूमदार, इतिहास की विशेषताएं। इतिहास को विस्तृत और बहुआयामी दृष्टिकोण से देखने का काम इन्होंने किया, ना केवल युद्धों को, यानी मतलब कि केवल पॉलिटिकल इतिहास को नहीं देखा इन्होंने, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सारे इतिहास को लिखने का काम किया, यानी सभी दृष्टिकोणों को अपनाया। इसके अलावा स्रोतों का गहन विश्लेषण और आलोचनात्मक की, जो भी चीजें मिली, जो जानकारी मिली, वो तथ्य मिला, उस तथ्य को पहले शोध किया, उस पर रिसर्च किया, उसको उसकी सत्यता की जांच की, पुष्टि करने के बाद में फिर इन्होंने उसको लिखा। इतिहास को केवल राजवंशों तक सीमित न रख करके सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को भी महत्व दिया इन्होंने। इसके साथ साथ इतिहास को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर लिखना, लेखन में सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग, ये सब जो है इनका आरसी मजूमदार का इतिहास लेखन की विशेषताएं रही हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं इनके बारे में कि आरसी मजूमदार भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय इतिहासकारों में से एक है। उनकी कृतियां यानी उनकी रचनाएं इतिहास में व्यापक यानी एक बड़े स्तर पर और गहरे अध्ययन के लिए जानी जाती हैं, या उदाहरण के रूप में समझी जा सकती हैं। इसके अलावा मजूमदार ने इतिहास लेखन को तथ्यपरक और समग्र दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, यानी जो भी प्रस्तुत किया है उसमें फैक्ट है, जानकारी जो है वो सत्य है, तथ्य है, उसके साथ प्रमाण भी है, और समग्र दृष्टिकोण यानी कि एकदम होल या इंटायर पॉइंट ऑफ व्यू का प्रयोग किया है, कोई भी चीज छूटा नहीं इनसे। इसके अलावा उनका योगदान आज भी इतिहासकारों और शोधार्थियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है। ये है आरसी मजूमदार, जिनके बारे में हम लोगों ने जाना। अब आइए आगे चल करके और अगले इतिहासकारों के बारे में समझते हैं। अब हम समझते हैं बेटा सर जदुनाथ सरकार के बारे में। सर जदुनाथ सरकार की बात की, ये भी बढ़िया इतिहासकार है भारत के। इनका परिचय समझते हैं सबसे पहले। देखिए, सर जदुनाथ सरकार का जन्म हुआ था 1870 ईस्वी में। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। निधन कब हुआ? मृत्यु 1958 ईस्वी में हो जाती है। भारत के महान इतिहासकारों में से एक थे, जिन्हें खास तौर पर मुगल काल के इतिहास के रूप में
या विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। सर जगन्नाथ सरकार की इतिहास की पुस्तक जो आती है वो यूपीएससी वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे बिपिन चंद्रा सतीश चंद्रा की पुस्तक आती है, ऐसे ही की पुस्तक। वैसे ज्यादा महान इतिहासकार है ये। इनका अध्ययन और लेखन मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल और उनसे जुड़े राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं पर केंद्रित था। बड़ी गहन, अगर औरंगजेब के बारे में किसी को जानना हो विस्तार से तो वो पढ़ सकता है सर जगन्नाथ सरकार की पुस्तक को। ठीक है, शिक्षा और करियर की बात की जाए इनके, जगन्नाथ सरकार की अगर बात करें बाबू, जगन्नाथ सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और बाद में इतिहास विभाग में प्रोफेसर के रूप में काम किया। वो इतिहास के क्षेत्र में अनेक शोध यानी तमाम चीजें कर चुके थे, शोध कर चुके थे, रिसर्च कर चुके थे, अध्ययनों के लिए प्रसिद्ध हैं, शोध के लिए। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें मुगल इतिहास का आधार मानी जाती हैं। इतिहास लेखन की प्रविधि की अगर बात की इनके, मेथड्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। देखिए उनका इतिहास लेखन सटीक था, बिल्कुल जो भी लिखते थे एकदम सटीक लिखते थे, तथ्यपरक यानी फैक्ट के साथ, और प्रमाणों के आधार पर लिखते थे। कोई ऐसे लाग लपेट की बातें नहीं इनके इतिहास में, जो भी है वो एकदम सत्य है। वे पुराने दस्तावेजों, मुगल दरबारी रिकॉर्ड्स, खतौनी और अन्य स्रोतों का गहन अध्ययन करते थे, उसके बाद में फिर लिखते थे और लोगों से बातचीत भी करते थे। यानी कि कुल मिलाकर के तमाम प्रकार से ये डाटा कलेक्शन करते थे और डाटा को इकट्ठा करने के बाद में फिर उस पर रिसर्च करते थे, रिसर्च करने के बाद में फिर पुष्टि करते थे और उसके बाद में लिखते थे। उनका दृष्टिकोण विवेचनात्मक और आलोचनात्मक था, जिसमें उन्होंने किसी भी घटना का व्यक्ति की केवल प्रशंसा नहीं की है बल्कि दोषों का भी उल्लेख किया है। एक विवेचनात्मक और आलोचनात्मक प्रस्तुतिकरण जो होता है वो किसी भी घटना को ऐसे बस केवल बड़ाई नहीं करता किसी भी चीज की, बड़ाई के साथ साथ वो उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर नजर डालता है। किसी भी शासक की क्या बुराइयां थी, क्या अच्छाइयां थी, दोनों को बताने का काम किया। एक इतिहासकार यही होता है जो एकदम से सत्य को अलग कर दे, सत्य के साथ बात करे, तथ्यों के साथ बात करे। वो काम सर जगन्नाथ सरकार जी ने किया। उन्होंने मुगल काल के राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक पक्षों का गहरा विश्लेषण किया। किसने? सर जगन्नाथ सरकार जी ने। इस तरीके से उन्होंने मुगल काल के राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक जो पक्ष है उसके बारे में बढ़िया तरीके से जानकारी दी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनके प्रमुख कार्य क्या रहे हैं, कौन कौन सी पुस्तकें? बड़ी सारी पुस्तकें इनकी रही हैं। बेसिकली जो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं उनका नाम आप देखिए, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब लिखा पुस्तक, द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर यानी मुगल एम्पायर का पतन कैसे हुआ, इस पर पुस्तक है ये। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब पर एक पुस्तक लिखी। ठीक है, ये ग्रंथ मुगल काल के इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मुगल काल को अगर आपको पढ़ना है तो आप सर जगन्नाथ सरकार की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, इन पुस्तकों को। बेसिकली विशेषताएं जो इनकी रही, इनके इतिहास की, वो ये रही हैं। मुगल इतिहास पर गहरा विस्तृत अध्ययन करते हैं, सटीक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित निष्पक्ष लेखन करते हैं, मुगल शासकों की नीति, युद्ध नीति, प्रशासन और संस्कृति का एक गहरा विश्लेषण, एक व्यापक विश्लेषण करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि लेखन की भाषा सरल है इनकी, स्पष्ट है और प्रभावशाली है, जो कि पाठक को समझ में आती है। ठीक है, इतिहास पढ़ने में रुचि लाती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सर जगन्नाथ सरकार को मुगल इतिहास के क्षेत्र में अग्रणी इतिहासकार माना जाता है। मुगल काल के बारे में इनसे बेहतर इतिहास किसी ने नहीं लिखा होगा। उनकी कृतियां मुगल साम्राज्य की समझ को व्यापक और सटीक बनाती हैं। उनका शोध आज भी इतिहासकारों और शोधार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। ठीक है, उन्होंने इतिहास को केवल घटनाओं का वर्णन नहीं माना बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में प्रस्तुत किया, जिस तरीके से आसिम मजूमदार ने भी किया था। लेकिन उन्होंने एक प्रकार से दूसरे क्षेत्र में किया था, इन्होंने मुगल काल के संदर्भ में सारी चीजें करी। ठीक है, मुगल काल के बारे में संस्कृति कैसी थी, उनकी सभ्यता कैसी थी और जो है उनका समाज कैसा था, किस तरीके से समाज में रहते थे। ये तो हो गए भैया सर जगन्नाथ सरकार, आरसी मजूमदार, सर जगन्नाथ सरकार और कल्हड़ के बारे में हमने समझ लिया। अब हम चर्चा करेंगे विनायक दामोदर सावरकर। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीडी सावरकर। आप सभी लोग जानते होंगे बीडी सावरकर के बारे में। परिचय समझते हैं बीडी सावरकर जी का। बीडी सावरकर जी जो थे, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। उनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई। एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, सुप्रसिद्ध समाज सुधारक, लेखक और इतिहासकार थी। वीर सावरकर को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ उनके विचारों और लेखन के लिए भी जाना जाता है।
इन पर अभी हाल फिलहाल में मूवी बनी है बीडी सावरकर के नाम से। वो मूवी आप देखिएगा, बड़ी जबरदस्त मूवी है। बहुत संघर्ष किया इन्होंने और बहुत ज्यादा एक प्रकार से मेहनत की देश की आजादी में। शिक्षा और जीवन इनका क्या रहा, एजुकेशन एंड लाइफ। सावरकर की अगर बात की जाए तो बीडी सावरकर ने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करी और वहीं से राजनीतिक सक्रियता शुरू कर दी। ठीक है, कानून की पढ़ाई कहां से करी थी? इंग्लैंड में जाकर के पढ़ी थी, जहां से अंग्रेज लोग आए थे। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता थे, जिन्होंने हिंदुत्व के विचार को व्यापक बनाया था। यानी हिंदुत्व के विचार की बात करें तो हिंदुत्व को आगे बढ़ाया। इनके हिंदुत्व राज्य, हिंदू राज्य की जो संकल्पना थी, उसमें हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक सब जितने भी भारत में लोग रहते सब हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रहना एक हिंदू। तो हिंदुत्व मतलब कि हिंदू धर्म की बात नहीं करते थे, बल्कि वो समग्र रूप से हिंदू मुसलमान सभी की बात करते थे। ठीक है, और जिन्होंने कहा कि जब भाई कोई मुसलमान की, सब नेता मुसलमान की बात करते हैं, सब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कोई नेता ऐसा नहीं जो हिंदुओं की बात करता हो। तो इन्होंने हिंदुओं की बात भी करना शुरू कर दी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई वर्षों तक जेल में रखा, काला पानी की सजा भी हुई, जहां उन्हें गहन लेखन और अध्ययन जेल में रह करके उन्होंने किया, अपने आप को निखारा। और इतिहास लेखन और योगदान इनका क्या रहा, इसको समझते हैं। वीर सावरकर ने भारतीय इतिहास को नया दृष्टिकोण दिया, खास करके स्वतंत्रता संग्राम और हिंदुत्व के संदर्भ में इन्होंने जो लिखा वो आज से पहले किसी ने नहीं लिखा। उन्होंने प्राचीन और मध्यकालीन भारत की वीरता और गौरव को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। तो प्राचीन भारत का गौरव, प्राचीन भारत का या मध्यकालीन भारत का, उसको उजागर किया, उसको बताया लोगों को कि उसको पढ़ो, उसको जानो प्राचीन चीजों को, और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो, ऐसा इन्होंने काम किया। उनकी पुस्तकें जैसे कि द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 ईस्वी को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। उन्होंने एक प्रकार से एक ऐसी पुस्तक लिखी, स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसको केवल हर एक इतिहासकार दुनिया के उसको एक सैनिक विद्रोह, कोई एक जो है क्रांति कहता था, लेकिन 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या स्वाधीनता संग्राम की दर्जा किसी ने नहीं दिया। वह दर्जा दिया वीर सावरकर ने। वीर सावरकर कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई तो मात्र एक क्रांति नहीं, बल्कि वह एक स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, उसमें अपने देश के लिए लड़ा। और पुस्तक क्या है? द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857। इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इसमें हुआ क्या था वास्तव में। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस पुस्तक में उन्होंने समझाया कि 1857 की क्रांति के बारे में अगर आपको जानना तो ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। सावरकर ने इतिहास को केवल घटनाओं का वर्णन नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा। घटनाओं को एक मोटिवेशन के रूप में देखा और घटनाओं से सब कुछ सीखा, और घटनाओं से सीख करके भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, या उस घटना हो तो उससे जैसे जो कमियां रह गई थी हमें, अगली घटना में वो कमियां ना रह जाए। प्रमुख कार्य क्या किया इन्होंने? द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का क्रांतिकारी विश्लेषण इन्होंने किया अपनी पुस्तक में। इसके अलावा हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, हिंदू कौन है, हिंदुत्व के विचार को समझाने वाली प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। अगर हिंदुत्व के बारे में आपको जानना है, हिंदू कौन है, हिंदुत्व कौन है, हु इज द हिंदू, हिंदू कौन है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस पुस्तक में आपको मिल जाएगी। अगर आपको हिंदू के बारे में जानना है, या हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व की संकल्पना क्या थी बीडी सावरकर की, ऐसे आक्षेप नहीं लगाते बीडी सावरकर। कुछ लोग इनका विरोध भी करते हैं, ठीक है, बीडी सावरकर को नहीं मानते, या फिर बीडी सावरकर के बारे में कुछ दूसरी तरीके से बोलते हैं। उनको बता देना चाहता हूं कि बीडी सावरकर के विचारों को आप पढ़ेंगे तब इनके बारे में आप जानेंगे। ऐसे उलूल जुलूल बातें करने से कुछ नहीं होता है। हिंदुत्व की बातें जो उन्होंने करी वो एकदम से, हिंदुत्व को वास्तव में ऐसे ही विचारों की जरूरत आज आप देखेंगे है। इसको पढ़ेंगे, इसमें कोई ये नहीं था कि भाई केवल हिंदुओं के बारे में बात है ना, मुसलमानों के बारे में बात की थी इन्होंने। अन्य कई राजनीतिक और ऐतिहासिक लेखन भी इन्होंने किए हैं, लेकिन हिंदुत्व पर और 1857 की क्रांति पर जो काम किया है वो इतिहास में इनके लिए अमर का काम, मतलब कि एक जबरदस्त काम है जिसके लिए इनको जाना जाता है। विशेषताएं, स्वतंत्रता संग्राम को क्रांतिकारी और प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत करने का काम करते हैं। भारतीय इतिहास में हिंदुत्व की भूमिका पर विशेष जोर देते हैं। इतिहास को राष्ट्रीय भावना और जागृति के लिए माध्यम बनाते हैं। राष्ट्रीय यानी कि एक, जब इतिहास लिखते, इतिहास में ऐसी चीजें लिखते जिससे क्या वो लोग पढ़े और लोगों के अंदर मोटिवेशन जागे, लोग अपने जो है देश प्रेम लोगों के अंदर जागे। ठीक है, इस तरीके के लिखते हैं। लेखन में स्पष्टता है, दृढ़ता है और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि एकदम से स्पष्ट है और सरल है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं बीडी सावरकर के बारे में, विनायक दामोदर सावरकर ने भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में गहरा योगदान दिया है।
उन्होंने इतिहास को एक क्रांतिकारी और जागरूकता फैलाने वाले उपकरण के रूप में उपयोग किया है और लोगों के अंदर अपने इतिहास के माध्यम से चिंगारी प्रस्फुटित करी है। उनकी कृतियां आज भी इतिहासकारों, राजनीतिक विचारकों और राष्ट्रवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण काम है या महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। वीडी सावरकर को स्वतंत्रता संग्राम के वीर और विचारक के रूप में भी याद किया जाता है। वे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने न केवल एक प्रकार से चीजों को समझा, बल्कि ये इन्होंने क्रांति में भाग भी लिया। ये थे बीडी सावरकर। बीडी सावरकर के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? अगले विद्वान है काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। काशी प्रसाद जायसवाल, परिचय समझते हैं इनका, इंट्रोडक्शन काशी प्रसाद जायसवाल का। काशी प्रसाद जायसवाल का जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में, उनका निधन हुआ था 1973 ईस्वी में। ठीक है, काशी प्रसाद जायसवाल एक प्रमुख भारतीय इतिहासकार और विद्वान थे। खासतौर पर उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। अगर आपको प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में अच्छे तरीके से जानना है तो आप काशी प्रसाद जायसवाल को पढ़ें। जायसवाल को भारतीय इतिहास के उज्जवल वास्तविकता में से एक माना जाता है। यानी कि काशी प्रसाद जायसवाल जो है एक ऐसे विद्वान हैं जो कि जिन्होंने प्राचीन भारत पर काफी अच्छा काम किया है और संस्कृति पर काफी अच्छा लिखा है। ठीक है, जायसवाल को भारतीय इतिहास के उज्जवल व्यक्तियों में से एक माना जाता है। यह बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर नहीं माना जाता तो हम इनको पढ़ नहीं रहे होते, क्योंकि सिलेबस में शामिल है तो बड़े अच्छे विद्वान ही हैं। ठीक है, जीवन परिचय इनका समझते हैं, लाइफ ओवरव्यू। उन्होंने अपनी शिक्षा भारत में प्राप्त की और इतिहास के क्षेत्र में गहरा अध्ययन किया। एक विद्वान आदमी थे, एक ऐसे विद्वान के रूप में जाने जाते हैं जो कि कई विश्वविद्यालय से जुड़े रहे और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार हमेशा करते रहे। इसके साथ ही साथ उनका जीवन भारत के इतिहास और संस्कृति के प्रति समर्पित रहा था। पूरा जीवन, अपना पूरा जीवन इतिहास और संस्कृति की रक्षा के लिए, उसके लेखन को, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए एक प्रकार से व्यतीत कर दिए। ये थे काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल की इतिहास लेखन की प्रविधि को समझते हैं कि इतिहास लेखन की उनकी प्रविधि कैसी थी। मेथड्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी ऑफ काशी प्रसाद जायसवाल। क्योंकि जायसवाल जी का इतिहास लेखन मुख्यतः प्राचीन भारत की संस्कृति पर लिखा इन्होंने, यानी कल्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। समाज, जो भारत का प्राचीन भारत का समाज है कैसा था, धर्म पर केंद्रित था, यानी धर्म कैसा था, समाज कैसा था और संस्कृति कैसी थी। काशी प्रसाद जायसवाल ने धर्म, संस्कृति और समाज पर अच्छा लिखा है प्राचीन भारत की। ठीक है, वे प्राचीन ग्रंथों, शिलालेखों और पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग करके चीजों को लिखते हैं, अपनी पुस्तकों में चीजें लिखते हैं। उनका लेखन विस्तृत है, बड़ा है, तथ्यात्मक है, जानकारी ठीक ठाक है, शोध परक है, जो भी लिखा है शोध करके लिखा है, रिसर्च करके लिखा है, तथ्यों के साथ लिखा, प्रमाण के साथ लिखा है। उन्होंने भारतीय इतिहास को स्वदेशी दृष्टिकोण से लिखा और विदेशी प्रभाव से मुक्त रहने की कोशिश की। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला, प्रमुख कार्य और योगदान, मेजर वर्क्स एंड कंट्रीब्यूशन। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर उनकी प्रमुख प्रकृति है। किसकी? काशी प्रसाद जायसवाल जी की पुस्तक का क्या नाम है? जो प्रमुख पुस्तक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, जो भारतीय संस्कृति के इतिहास को विस्तार से बताती है। अगर भारतीय संस्कृति को जानना है तो ये पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि काशी प्रसाद जायसवाल जी ने लिखी है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास को गहराई से विश्लेषित किया, अध्ययन किया और उसके बाद में अपनी पुस्तकों में समझाया। उनका कार्य इतिहास के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों का एक, या सांस्कृतिक पक्षों को समझाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम था, या एक ऐसा पुस्तक थी जो कि भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को, धर्म को, समाज को समझने के लिए एक ऐसा सरल पुस्तक है जो कि और कहीं पर आपको नहीं मिलती है। तो भारतीय इतिहास को या प्राचीन इतिहास की सभ्यता, संस्कृति और धर्म को समझना है तो काशी प्रसाद जायसवाल की पुस्तकों को आपको पढ़ना होगा। विशेषताएं क्या रही इनकी? देखिए, भारतीय इतिहास को संस्कृति के संदर्भ में समझाने की कोशिश की, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, प्राचीन भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया। तीसरी विशेषता, लेखन में वैज्ञानिकता और तथ्यपरकता भी है, चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता, स्वदेशी दृष्टिकोण अपनाना, इनका पांचवी विशेषता रही। स्वदेशी दृष्टिकोण अपना करके चीजें करी हैं, तो इस तरीके से इनकी विशेषताएं हो जाती हैं। अतः निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं काशी प्रसाद जायसवाल के बारे में, क्या कह सकते बाबू? कह सकते हैं काशी प्रसाद जायसवाल ने भारतीय इतिहास और संस्कृति को समृद्ध किया है। उनका योगदान इतिहास लेखन में,
वैज्ञानिकता और गहराई लाने में अहम भूमिका निभाता रहा है। वे इतिहासकारों और विद्वानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भारतीय इतिहास को स्वदेशी दृष्टिकोण से देखने और समझाने का या समझने का मार्ग प्रशस्त किए हैं, मार्ग दिखाया, जिससे हम अपने देश में स्वदेशी और जो है स्वदेशी यानी पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए, स्वदेशी दृष्टिकोण समझ पाए। एक ऐसे इतिहासकार जिन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति को, समाज को, धर्म को बढ़िया तरीके से समझाने का काम। तो इस तरीके से आप लोगों ने बी डी सावरकर, आर सी मजूमदार, सर जगन्नाथ सरकार, कल्हड़ के बारे में और जो है काशी प्रसाद जायसवाल जी के बारे में, इन 5 इतिहासकारों के बारे में आपने समझा। तो इन 5 इतिहासकारों को समझने के बाद में हम जो है कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं इनके बारे में। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस तैयार किए जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए और इनका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो आप 20 क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं आपके लिए ताकि आप इसको समझ पाए। पहला प्रश्न, कल्हड़ की प्रमुख कृति कौन सी है? कल्हड़ की रचना का नाम है राज तरंगड़ी। क्या नाम है बेटा? राज तरंगड़ी किसकी रचना है? कल्हड़ की रचना है। ये बात आप ध्यान रखिए। कल्हड़ की यह संस्कृत में लिखी गई कृति कश्मीर के इतिहास को काल अनुक्रमिक यानी काल के हिसाब से, समय के हिसाब से राजाओं का वर्णन करती है। यह भारत के प्राचीन इतिहास का अमूल्य स्रोत रही है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आर सी मजूमदार की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? आर सी मजूमदार की पुस्तक कौन सी भैया? एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पुस्तक मैंने आपको बताई थी, ये पुस्तक इनकी है। ठीक है, इस पुस्तक की अगर बात की जाए तो यह पुस्तक प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास का व्यापक और विस्तृत अध्ययन प्रदान करती है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को समाहित किया गया है इस पुस्तक। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सर जगन्नाथ सरकार की किस काल के इतिहास के विशेषज्ञ थे? इन्होंने मुगल काल के बारे में खूब अच्छा लिखा है जगन्नाथ सरकार जी ने, खास करके औरंगजेब वगैरह पर। ठीक है, मुगल काल विशेषता औरंगजेब शासन के इतिहासकार थे। उनका शोध प्रशासन, युद्ध नीति और सांस्कृतिक पक्षों पर केंद्रित था। चौथा क्वेश्चन आ चुका, विनायक दामोदर सावरकर प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है इनकी? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी बेटा? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक इनकी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को क्रांतिकारी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है और भागीदारी मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है पुस्तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है 5वां नंबर, काशी प्रसाद जायसवाल का इतिहास लेखन मुख्यतः किस विषय पर केंद्रित था? प्राचीन भारतीय संस्कृति और धर्म पर आधारित है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और धर्म पर लिखा है काशी प्रसाद जायसवाल ने, अभी हमने समझा था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये उसका विशेषताएं लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा विशेषताओं को। कल्हड़ ने राजतरंगड़ी में किन स्रोतों का प्रयोग किया है? शिलालेखों का प्रयोग किया है, पुरानी राजतरंगड़ियां और लोक कथाओं को समाहित करके फिर अपनी पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न स्रोतों के संयोजन से कल्हड़ ने अपने इतिहास को विश्वसनीय और विस्तृत बनाया, जिससे उनका महत्व बढ़ा। 7वां क्वेश्चन है, आर सी मजूमदार ने इतिहास को किस दृष्टिकोण से लिखा है? उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास के दृष्टिकोण से लिखा आर सी मजूमदार ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मजूमदार का बहुआयामी दृष्टिकोण इतिहास की समग्र समझ प्रदान करता है, जिससे सभी पहलुओं का समावेश उन्होंने किया है। सर जगन्नाथ सरकार ने किस मुगल शासक के इतिहास पर विशेष कार्य किया है? औरंगजेब पर विशेष काम किया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या भी नीचे लिख रखी है हमने ताकि आप इसको देख पाए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर किस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं? तो हिंदुत्व के प्रमुख प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सावरकर ने हिंदुत्व को भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्य विचारधारा के रूप में स्थापित किया और इसका प्रचार किया, हिंदुत्व का प्रचार किया खूब अच्छे से। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, काशी प्रसाद जायसवाल ने भारतीय इतिहास को किस दृष्टिकोण से लिखा? तो काशी प्रसाद जायसवाल ने भारतीय इतिहास को जो लिखा है वो स्वदेशी दृष्टिकोण में लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उन्होंने भारतीय इतिहास को भारतीय संदर्भ में देखा और लिखा, जिससे इतिहास का सही और प्रमाणिक चित्र हमको प्रस्तुत हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन साथ देखें, कल्हड़ की राजतरंगड़ी की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा में लिखी कल्हड़ की राजतरंगड़ी। कल्हड़ ने अपनी पुस्तक जो लिखी है वो संस्कृत भाषा में लिखी है, शैक्षिक भाषा थी, इतिहास के शोध में गहराई लाने का सहायक रही पुस्तक। आर सी मजूमदार के इतिहास लेखन की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? तो वो तथ्यात्मक और निष्पक्ष लेखन करते हैं आर सी मजूमदार। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजूमदार ने इतिहास को वस्तुनिष्ठ तथ्यों के आधार पर लिखा, जिसने उनका कार्य विश्वसनीय और शैक्षिक रूप से मान्य हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात।
आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न आ चुका है। सर जगन्नाथ सरकार ने इतिहास लेखन में किन स्रोतों का प्रयोग किया है? तो जगन्नाथ सरकार जो थे दरबारी रिकॉर्ड को लिखते हैं, खतौनी, दस्तावेज, इन सभी के प्रयोग से जानकारी लिखते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। सर जगन्नाथ सरकार ने अपने लेखन में प्रमाणिक और जो है प्रमाणिक दस्तावेजों का उपयोग किया है, जो सटीकता और विश्वसनीयता की पहचान है। 14 नंबर क्वेश्चन, सावरकर की द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 जो पुस्तक लिखी गई, स्वतंत्रता संग्राम को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है? एक क्रांतिकारी और प्रेरणादायक दृष्टिकोण, एक क्रांतिकारी एंड रेवोल्यूशन जो है एक क्रांतिकारी और प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सावरकर ने इसे भारतीय स्वतंत्रता की जागरूकता और क्रांतिकारी संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया, जो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन से, काशी प्रसाद जायसवाल का इतिहास लेखन मुख्य भाषा क्या थी इनकी? देखिए हिंदी में लिखते थे ये, काशी प्रसाद जायसवाल जी हिंदी में लिखते थे। जायसवाल ने अपनी कई महत्वपूर्ण कृतियां हिंदी में लिखी, जिससे आम जनता तक इतिहास की पहुंच आसान हो चुकी। चूंकि इतिहासकार बहुत सारे अंग्रेजी में लिखा करते। राज तरंगणी के लेखक कल्हड़ की सक्रियता किस शताब्दी में थी? 12वीं शताब्दी के आसपास जो है इनकी सक्रियता थी। कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के इतिहास को संकलित किया, जो उस समय की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। 17 नंबर प्रश्न है, आरसी मजूमदार ने इतिहास के किस पहलू पर विशेष बल दिया था? आरसी मजूमदार सामाजिक और आर्थिक इतिहास पर ज्यादा लिखने का काम करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने राजनीतिक इतिहास के साथ साथ समाज और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा अध्ययन किया, जिससे इतिहास का व्यापक चित्र उभरता है कि इतिहास न केवल केवल युद्धों का वर्णन करता है इतिहास, बल्कि इतिहास में समाज, धर्म और सबके बारे में बढ़िया जानकारी दी जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका, सर जगन्नाथ सरकार की प्रमुख रचना कौन सी है? उनकी प्रमुख रचना हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब पुस्तक जो है जगन्नाथ सरकार ने लिखी है। यह रचना मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जो मुगल इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सावरकर के हिंदुत्व के विचार की प्रमुख विशेषता क्या है? वो एक प्रकार से हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सावरकर ने हिंदुत्व को राष्ट्रवाद की आधारशिला माना और इसे भारतीय स्वराज की भावना से जोड़ा। अगला क्वेश्चन से 20वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, काशी प्रसाद जायसवाल ने भारतीय इतिहास को किस दृष्टिकोण से देखा? उन्होंने स्वदेशी दृष्टिकोण से देखा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने 20 एमसीक्यूज को देख लिया। ठीक है, उन्होंने इतिहास को भारतीय संदर्भ में देखा, जिससे इतिहास की समझ और संरक्षण में मदद मिली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब तीसरा चैप्टर हम लोग चर्चा करेंगे, प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल, ये चैप्टर नंबर 3 आएगा, उसमें हम विस्तार चर्चा कर लेंगे। बहरहाल तीसरा चैप्टर है, सभी चैप्टर की जो पीडीएफ वगैरह है, मॉडल पेपर है, क्रैश कोर्स, रिवीजन क्लास है, सब कुछ आपको तब मिलेगी। तब आप जुड़ेंगे हमारे साथ 9161 93 60 62। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, वैसे यूट्यूब पर भी सारी क्लासेस आपकी मिलती रहती हैं। ठीक है, यूट्यूब पर भी आप जुड़ करके पढ़ सकते हो, लेकिन जो पीडीएफ है, लाइव क्लास की लिंक है, जो हमारे साथ जुड़ने का एक मौका है, आपको हमसे जुड़ करके आप बातचीत कर सकते हो, आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ये सब मौका जो होता है जब आप कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको मिल जाता है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। प्रथम सेमेस्टर में है, आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। ठीक है, स्कैनर आपके पास क्यूआर कोड भेजा जाएगा, इसी क्यूआर कोड पर मात्र 100 रुपए आपको फीस जमा कर देनी है। जैसे ही आप फीस जमा करेंगे, आपके पास तमाम चीजें, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। आपको बता दूं कि ये फीस आप इसी क्यूआर कोड पर स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर आपको भेजना है। आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हो ये चीजें। आप किसी दूसरे से, आपके घर में कोई चलाता हो या फिर बाहर, या फिर कोई दोस्त हित मित्र हो, तो उनसे आप ऐड करवा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ा जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप। उसके बाद में उसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है, मॉडल पेपर मिलेगा, रिवीजन क्लास मिलेगा। ठीक है, सब कुछ आपको मिलने वाला है, बात आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि केवल एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि 100 रुपए फीस में, 100 रुपए फीस में आपके एक सब्जेक्ट की तैयारी होनी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ के लिए पूरी व्यवस्था करी जा रही है, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलने वाला है, मात्र 100 रुपए में मिलेगा। तो आप उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो आप तुरंत व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए,
ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम ध्यान रखें। अगर आपको जुड़ना हो तभी एसएमएस कीजिएगा, आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। मात्र 100 रुपए फीस है, आप किसी से भी करवा सकते हो, और 100 रुपए फीस मुझे नहीं लगता कि आज के युग में किसी के पास नहीं होगा। ये बिल्कुल भी मत कहिएगा कि गुरुजी हमारे पास 100 रुपए नहीं, हमको जोड़ दीजिए, क्योंकि 100 रुपए सबके पास होते हैं। आप अगर बीए में 3000 4000 रुपए देकर के एडमिशन करवा सकते, तो 100 रुपए फीस जमा करके आप जो है लाइव क्लास वाले ग्रुप से जुड़ भी सकते हैं। तो अगर आपका मन है तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं मन है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए भी यूट्यूब पर पूरी व्यवस्था मैं करता हूँ। यूट्यूब पर भी आप क्लास जुड़ पाएंगे, आप वीडियोस देख पाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, सभी की जो पीडीएफ नोट्स होगी या जो और भी क्लासेस होंगी, वो चीजें, वो बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। वो सब चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है, और केवल 100 रुपए में पूरा 6 महीना तक आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर यही चीज, अगर आपको मैं और चीजें बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि गुरु हम जो है फर्स्ट सेमेस्टर तो पढ़ना ही चाहते हैं, गुरुजी हम आपसे सेकंड सेमेस्टर भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए विशेष छूट चल रही है। फर्स्ट, आपको मैं सभी को नहीं बताया हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का एक साथ है, एक साल की फीस आपके लिए 200 रुपए ना हो करके बेटा, 200 रुपए फीस आपके लिए नहीं ली जाएगी दोनों साल के। अगर आप अभी जुड़ते हैं, अभी जस्ट की मैं बात कर रहा हूं, अगर तुरंत एसएमएस के लिए जुड़ते हैं, गुरुजी हमको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का चाहिए, एक साथ जुड़ना है, तो आपको केवल 150 रुपए इस पर पेमेंट करना होगा। यानी वैसे तो 100 रुपए फीस है एक सेमेस्टर की, दूसरे सेमेस्टर में बाद में लेंगे तो फिर से 100 रुपए लगेंगे, लेकिन अगर आप इकट्ठा लेते हैं 2 सेमेस्टर का, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का, तो आपकी फीस केवल और केवल 150 रुपए लगेगी। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, 50 रुपए की भी छूट चल रही है, दोनों सेमेस्टर की एक साल लेंगे तो। ठीक है, अगर एक सेमेस्टर की फीस है तो केवल 100 रुपए फीस लगेगी, लेकिन दोनों सेमेस्टर का एक साल लेंगे तो आपका 200 ना लग करके केवल 150 लगेगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ध्यान रखें, आपको सीरीज और पुस्तक भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा, सारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपके लिए इतना कंटेंट, क्वालिटी युक्त कंटेंट, अच्छा कंटेंट तैयार किया जाता है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने घर में जितने फोन है सबसे, जितने फोन है घर में सभी से सब्सक्राइब करवा दीजिएगा चैनल।